हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के वाक्यों को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये इस कड़ी का तीसरा वीडियो है जो क्रमशः चला आ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने पहले तो वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देखिए, उससे फायदा हासिल कीजिए और उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि ये उसी कड़ी का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कहां कहां गलतियां हैं। उस गलतियों को खोजेंगे, अशुद्धियों को खोजेंगे और उसका निराकरण करेंगे और अपनी भाषा शैली का विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। आप पहला वाक्य को देखिए, क्या लिखा है। किसी भी आदमी को भेज दो, ये वाक्य लिखा है। अब हमें यह ढूंढना है कि इसमें अशुद्धि कहां। अशुद्धि आप समझ रहे हैं, जो वाक्य की सूरत को बदसूरत करता है और उसके अर्थ का अनर्थ करता है। यह अशुद्धि वो करता है कि जो हम कहना चाहते हैं उससे वो जाहिर नहीं हो रहा है, या जो हम कहना चाहते हैं उसका बेमतलब का बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, जिसकी वजह से वो भद्दा हो जा रहा है। कई बातें हैं अशुद्धि से कुल मिला के वाक्य रचना पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पहला वाक्य, किसी भी आदमी को भेज दो। इसमें अशुद्धि दोस्तों आप देखिए, ध्यान दीजिए। भी एक चीज आपको ध्यान देना है, हिंदी व्याकरण के अगर हम विद्यार्थी हैं तो इस पर हमें कड़ी निगाह रखनी है कि किसी और भी एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रयोग हो ही नहीं सकता, तो मतलब नहीं हो सकता कभी नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, किसी के साथ भी प्रयोग नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है अगर इस भी को हटा दें तो वाक्य शुद्ध हो जाता है। और वो कैसे होगा, देखिए, किसी आदमी को भेज दो। क्लियर है, ये हमारा वाक्य शुद्ध है। अब दूसरे वाक्य को हम देखेंगे। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। अब देखिए यहां पे इस वाक्य की तरह समस्या है भी को लेके। ये अशुद्धि के कारण है कि बिल्कुल में भी समाहित है। क्लियर है, बिल्कुल में भी समाहित है, अर्थात बिल्कुल और भी एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के वाक्य उदाहरण के रूप में है कि इस तरह का अन्य भी किसी भी रूप में वाक्य आता है तो आपको डरना नहीं है। और ये सब वाक्य अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर, बिल्कुल हटा देंगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। क्लियर है दोस्तों। अब आइए तीसरे वाक्य की ओर। चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। यहां भी ये भी शब्द जो है वह भद्दा सा लग रहा है, जो बेवजह का यहाँ टांग अड़ाए हुए है ना। तो यहां से भी को हटा देंगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। और दोस्तों ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, इस सबको भी ध्यान रखना है ना, कि वाक्यों में अगर उनका प्रयोग नहीं किया गया है तो आपको वाक्यों के शुद्धिकरण में उसका ध्यान रखना है ना। हालांकि ऐसी बातें नहीं के बराबर आती है कि विराम चिन्हों से संबंधित समस्या हो, बल्कि हमारी अशुद्धियां जो है शब्दों के चयन से संबंधित होती है। ठीक है ना। अब देखिए इस वाक्य में क्या कह रहा है,
थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। इसमें देखिए वापस और लौट, ये दोनों शब्द समान अर्थ वाले हैं, दोनों शब्द का मतलब ही एक है, तो एक अर्थ के लिए एक शब्द काफी है, तो दूसरा शब्द का प्रयोग क्यों करना, है ना। तो इसके लिए हम इस तरह लिखें, थोड़ी देर बाद वे वापस आए या थोड़ी देर बाद वे लौट आए, दोनों में से किसी का प्रयोग आप कीजिए, चलेगा। थोड़ी देर बाद वे लौट, या फिर आप वापस, दोनों में से किसी का प्रयोग कीजिए, आए। अब अगला वाक्य को देखिए, इसमें क्या है दिक्कत। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, यह वाक्य अशुद्ध है। वो अशुद्ध इसलिए है कि इसमें देखिए यही स्पष्ट नहीं हो पाता है कि लड़के प्रधानाध्यापक का चुनाव करेंगे या प्रधानाध्यापक लड़के का चुनाव करेंगे। अगर हम इसका अर्थ ये लेते हैं कि प्रधानाध्यापक लड़के को चुनेंगे तो यह वाक्य अशुद्ध है। अगर हम ये अर्थ में लें कि लड़के प्रधानाध्यापक का चुनाव करेंगे तो भी ये वाक्य गलत है। मान लीजिए हम इस वाक्य का अर्थ ले रहे हैं कि प्रधानाध्यापक लड़के का चयन करेंगे, तो देखिए इनको शुद्ध रूप में कैसे लिखना है। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला वाक्य, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। इसमें देखिए अशुद्धि के कारण ये तब और शायद है, क्योंकि दोनों का अर्थ करीब करीब एक जैसा है, या फिर यूं कहें कि दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है। आप तब का प्रयोग कर लीजिए या शायद का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस वाक्य की प्रकृति को देख के तब का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा, लेकिन तब और शायद एक साथ प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है, ये याद रखना है। तब यह काम जरूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस वाक्य को देखिए, पशुओं का झुंड पानी की चाह में घूम रहा था। पहली बात तो पानी की चाह में नहीं घूमा जाता है, पानी की खोज में घूमा जाता है। किसी भी चीज की चाह में घूमा फिरा नहीं जाता, खोज के लिए घुमा फिरा जाता है। तो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि घूमना खोज में किया जाता है, चाह में नहीं। तो पशुओं का झुंड पानी के लिए, पानी को खोज रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी खोज के लिए घूम रहा होगा। तो यहां अशुद्धि के कारण चाह शब्द है, ठीक है। पशुओं का झुंड पानी की खोज में घूम रहा था। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि वाक्य को शुद्ध करना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि अगर आपको फिर भी परेशानी होती है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी वाक्य शुद्धि की समस्या यूं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, फिर कुछ और वाक्य बचे हैं उस पर हम बात करेंगे। आइए दोस्तों कुछ और वाक्य देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
आइए गौर कीजिए पहले वाक्य पर। देखिए क्या लिखा है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। इसमें आपको अशुद्धि दिख रहा होगा, और वो अशुद्धि क्या है? देखिए दोस्तों, ठंडी और गर्म, आप कहेंगे ठंडी और गर्म से इस वाक्य का अशुद्धि का क्या लेना देना? क्योंकि बेवजह किसी भी चीज का प्रयोग करना वह अशुद्धि का कारण है। अब देखिए क्या अशुद्धि का कारण है। अब लीजिए, ठंडे किसके लिए प्रयोग किया गया? बर्फ के लिए। और गर्म शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? आग के लिए। हम जानते हैं कि बर्फ ठंडा ही होता है और आग गर्म ही होता है ना? तो जब जो चीज स्वयं है उसके लिए बताने की क्या जरूरत? अब जैसे ये कहा जाए कि काली रात, तो रात तो काली होती ही है ना? नीला आसमान, तो आसमान नीला है, इस तरह का हम देख सकते हैं। काला आसमान तो कह नहीं सकते, है ना? तो वही बात है कि अब यहां पे हम इसको शुद्ध करेंगे तो इस तरह करेंगे, मेरे लिए क्या लाना है? बर्फ और आग लाओ। क्लियर है? इसके साथ इसका विशेषण इस तरह का ठंडी और गर्म लगाना अनुचित है ना? अब देखिए दूसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, तो दूसरा वाक्य देखिए। यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो यहां हम देखते हैं ये तरुण शब्द। अब आप कहेंगे तरुण अशुद्ध क्यों है? क्योंकि जिसके लिए यह प्रयोग किया गया है वह स्वयं ही तरुण है। जैसे आप बर्फ के साथ देख रहे हैं वो ठंडा है ही, आग के साथ देख रहे हैं वो गर्म स्वयं है, तो गर्म लगाना जरूरी नहीं है। उसी तरह नवयुवक जो है वह तरुण ही होता है ना? तो तरुण जब खुद जो है उसके लिए वो विशेषण प्रयोग करना अनुचित है। तो उसी तरह जैसे ठंडी बर्फ नहीं लिख सकते, गर्म आग नहीं लिख सकते, उसी तरह युवकों के साथ तरुण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तरुण शब्द हटा देने से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला वाक्य देखिए क्या लिखा है, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह ये पर्यायवाची है, क्रिया कृपा भी कह सकते हैं, है ना? क्योंकि जब हम वाक्य के शुरुआत में ही कृपया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अनुग्रह शब्द का प्रयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है ना? तो इस तरह और वाक्यों का प्रयोग हम सही ढंग से करें। देखिए कैसे इनको हम शुद्ध करेंगे। कृपया आप ही यह बताएं। क्लियर हो गया? तो अनुग्रह शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ और मेरा पूरा अर्थ निकल गया जो हम कह रहे हैं। तो ये अशुद्ध है और ये अशुद्ध है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। इस वाक्य में देखिए संभव नहीं का मतलब ही है जो नहीं हो सकता। संभव नहीं का मतलब क्या है? जो नहीं हो सकता, उसे असंभव या संभव नहीं कह सकते। तो जब इससे ही स्पष्ट हो जा रहा है संभव नहीं से, तो हो सकता का प्रयोग हम क्यों करें? ये बेमतलब का प्रयोग हुआ शब्द है यहां पे। तो इनको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं।
आगे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा वाक्य शुद्ध है। अगला देखिए क्या कहा है, यह कहना आपकी भूल है। पहली बात, भूल और गलती में अंतर आप समझिए। भूल वह है जो अपने आप होती है, गलती वो है जो हम जान कर करते हैं। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए कि भूल और गलती में क्या अंतर है। भूल स्वयं हो जाती है, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, लिखते लिखते कुछ हम भूल गए और लिख आगे बढ़ गए, तो उसे कहते हैं भूल। और जो चीज हम जान के लिखने के लिए छोड़ रहे हैं उसे हम कहते हैं गलती। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भूल का मतलब है कि उसे अपने आप हुई है, लेकिन हम दूसरे के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि उनकी भूल है कि गलती है। और चूंकि जब हम आरोप लगा रहे हैं तो वहां गलती का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि भूल अपने आप होती है और गलती जान की होती है। तो कहने वाले ने जो कहा यह कहना आपकी भूल है, नहीं, यह कहना आपकी गलती है, ये होना चाहिए। ठीक है, यह कहना आपकी गलती है। क्लियर है? अब अगला वाक्य लीजिए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। अब एक शब्द है खेद और एक दूसरा शब्द है दुख। अक्सर गलतियां हम यही करते हैं दुख और खेद की समस्या को लेकर। तो पहले हम दोनों के अंतर को समझें। खेद जो है कि एक सामान्य क्रिया है या सामान्य सा दुख प्रकट करने का तरीका, और दुख जो है वह होता है गहरे आघात वाला। जैसे किसी की मृत्यु की खबर सुनने से जो हमारे जो है कि मानसिक पीड़ा होती है उसे दुख कहते हैं। किसी की दुर्घटना में कोई शारीरिक चोट पहुंच जाए, शारीरिक नुकसान हो जाए, तो उससे जो हम अनुभव करते हैं उसे दुख कहते हैं। तो चूंकि शास्त्री जी की मृत्यु हुई है, यह कोई आम बात नहीं है, किसी की मृत्यु हुई, और हम बता भी रहे हैं किसी की मृत्यु हो या किसी को चोट लगे या किसी को कोई भारी हानि हो, नुकसान हो, तो ऐसी स्थिति में जो हम प्रकट करते हैं अपने जो एक मानसिक स्थिति को, मन स्थिति को, उसमें खेद की जगह दुख होगा। और खेद में क्या होता है, आपने मेरी बात नहीं सुनी, हमें खेद है, उसने यह काम नहीं किया इसलिए मुझे खेद है, ऐसी बातें पाई जाती हैं दुख और खेद में। ठीक है ना? तो इसका अशुद्धि का कारण खेद है ना। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। अब लीजिए अगला वाक्य। ठीक है दोस्तों, अगला वाक्य देखिए क्या कहता है, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। हम धड़ल्ले से इस तरह के और ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं जो अनुचित है और व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, बल्कि इनका प्रयोग हम इस तरह करें, ये जिससे शब्द यहाँ पे उचित नहीं है, वो गलत है या कहें भद्दा है। तो इनको देखिए हम शुद्ध कैसे करते हैं, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। तो इनको हम इस तरह कहें, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। शुद्ध ये है, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। क्लियर है दोस्तों? इस तरह आपने देखा कि वाक्य को शुद्ध करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। हमें उम्मीद है आप 2-4 बार वीडियो को देखिए, वाक्य संशोधन की समस्या कैसे यूं सॉल्व होती है। फिर भी ठीक है, कुछ और वाक्य बचा है दोस्तों, उसमें हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लें या लिखें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों
कुछ और वाक्य है उसको हम देखते हैं। आइए देखिए, बढ़ते हैं आगे। वाक्य है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। सामान्यतः इसमें कोई गलती नहीं दिखती है, लेकिन एक तुच्छ सी गलती है, अशुद्धि है, जिसकी वजह से ये पूरा वाक्य अशुद्ध हो गया। छोटी सी भूल कर रहे हैं जिससे पूरा वाक्य अशुद्ध हो जा रहा है। और वो भूल ये है, देखिए वो क्या भूल है, दिख तो नहीं रहा कहीं भूल है, लेकिन देखिए कैसे करें। ये होगी में वो सारी रात छिपा है। देखिए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां होगा लगाने से पूरा वाक्य शुद्ध हो जा रहा है। अगला वाक्य देखिए, लिखा है, एक एक करके सभी मर गए। आप भी प्रयास कीजिए कि इनको शुद्ध कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसमें होना यह चाहिए एक एक करके नहीं, बल्कि एक एक कर। तो यहाँ पे के का प्रयोग करना बेकार है। अगर के हम हटा दें तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। एक एक कर सभी मर। और दूसरी बात देखिए, गए। जब हम वाक्य की शुद्ध रचना से संबंधित नियम बता रहे थे तो कहीं पे हमने इस चीज की चर्चा किया था कि ये गए, किए, आए, इस तरह के शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। चूंकि गए जो है अशुद्ध है। होता क्या है कि शुद्ध मूल शब्द क्या है, गया है। गया में शब्दों के अंत में या लगा है, तो उसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो यो में ए का लगेगा, है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना। और इस चीज का हमने डिस्कशन उसमें किया है, पूरा क्लियर किया है। तो आपसे निवेदन है कि उस वीडियो को देखिए और ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो ये गए नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि गए, है ना, ये होगा। अब अगला देखिए, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। ये वास्तव में शुद्ध वाक्य है, ठीक है, ये अशुद्ध नहीं है। लेकिन चूंकि ये अशुद्ध वाक्य के रूप में प्रयोग हुआ है और हम जितना सुंदर से सुंदर हिंदी में वाक्यों की रचना करेंगे उतना हमारे लिए जो है कि अर्थ जो है प्रभावशाली होगा। तो वास्तव में की जगह हम अगर वस्तुतः शब्द का प्रयोग करें तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, ये वास्तव जो है विशेषण के रूप में आया है यहां पे, क्योंकि विशेषण के बाद में नहीं लगता है, विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम आता है। तो इसलिए इस वास्तव में की जगह वस्तुतः का प्रयोग हम करें, ठीक है ना। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। हो गया ये वाक्य शुद्ध। अब दूसरा वाक्य देखिए, मतलब अगला वाक्य देखते हैं, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। इसका मतलब वही है ना कि वह खुले हाथ से, खुले मन से, कोई शंका शिकवा नहीं, सबको धन दिया है, सबको दान दिया है। तो यहां पे मुक्त हस्त का मतलब यह है मुक्त हस्त से, मतलब खुले हाथ से। तो जब इस शब्द में ही से आ जा रहा है, इस शब्द मुक्त हस्त में जब से आ जा रहा है, तो किसी भी शब्द का बार बार प्रयोग एक वाक्य में नहीं किया जा सकता। इसलिए यह से आप हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त
लुटाया। हो गया, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, से हट गया, वाक्य हमारा शुद्ध हो गया। अब लास्ट वाक्य देखिए, अंतिम वाक्य है, देखिए क्या है, राम और श्याम संबंधित चर्चा। इसके द्वारा हम ये कहना चाहते हैं राम और श्याम से संबंधित जो उसके बारे में कुछ चर्चा है, लेकिन इस वाक्य के द्वारा यह क्लियर नहीं हो रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है राम और श्याम संबंधी चर्चा, मतलब ये जो संबंधी शब्द सिर्फ श्याम के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें करना क्या है, राम और श्याम दोनों के लिए ये संबंधी शब्द है, मतलब ये चर्चा हम राम के लिए भी कर रहे हैं और श्याम के लिए भी कर रहे हैं। तो हम वाक्यों में वो शुद्ध प्रयोग कैसे करें, देखिए वाक्यों में इस तरह प्रयोग होगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। क्लियर है दोस्तों, हो गया। इस तरह दोस्तों हमने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख वाक्यों को जो अक्सर पूछे जाते हैं उसका हमने अपने वीडियो में समाहित करते हुए उनको शुद्ध करने का प्रयास किया है, और हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपकी पढ़ाई में, आपके जो है कि ज्ञान की वृद्धि में भरपूर सहयोग करेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ अपना वीडियो बना रहा हूं। और अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है दोस्तों, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूं, ठीक है। और हमें लगेगा कि उस कमेंट पर हमें अगर वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी कामनाओं के साथ कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, अपनी कामयाबी के रास्ते खुद ढूंढते रहें और मैं उसमें मदद करता रहूं। शिक्षक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।